हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 18 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो भव्य भारत भूषण अवार्ड से संबंधित है। तो इस अवार्ड की शुरुआत किसने की है? तो आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने इस अवार्ड की शुरुआत की है और ये एक राष्ट्रीय सम्मान है। इसको शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो उन व्यक्तियों को सम्मानित करना जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापार, कला, मनोरंजन, खेल, इसके अलावा भी कई क्षेत्र हैं जैसे सामाजिक कार्य, इन सभी में क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान दिया हो, उन लोगों को सम्मानित करना इस अवार्ड का उद्देश्य है। यह पुरस्कार का प्रथम वितरण महाशिवरात्रि समारोह के अवसर पर कोयम्बटूर स्थित ईशा योग्य केंद्र में किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। ये जो सद्गुरु जग्गी वासुदेव हैं, ये इस ईशा योग केंद्र के संस्थापक हैं और इसी ईशा योग केंद्र में प्रथम पुरस्कार का वितरण किया गया है। सम्मानित व्यक्तियों में प्रमुख वायलिन वादक एन राजम और इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस किरण कुमार भी शामिल हैं। तो इन लोगों के अलावा भी कई नाम हैं जो इसके विजेता हैं इस पुरस्कार के, लेकिन ये दो प्रमुख नाम हैं, वायलिन वादक एन राजम और इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस किरण कुमार। नेक्स्ट टॉपिक भारत की एक बड़ी उपलब्धि से संबंधित है। तो भारत ने टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वो क्या है? तो भारत ने अंटार्कटिका स्थित अपने मैत्री अनुसंधान केंद्र में तैनात एक मरीज का लगभग 12,000 किलोमीटर दूर से रियल टाइम अल्ट्रासाउंड परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर ने इस प्रक्रिया को संचालित किया और इस परीक्षण को एक उन्नत टेली रोबोटिक्स डायग्नोस्टिक प्रणाली के माध्यम से किया गया है, जिससे भारत में बैठे विशेषज्ञ अंटार्कटिका में स्थापित अल्ट्रासाउंड उपकरण को दूरस्थ रूप से संभव बनाया। यह विश्व स्तर पर किसी अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र में इस प्रकार की तकनीक का पहला ज्ञात उपयोग है, इसलिए भारत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस परियोजना को कैसे विकसित किया गया है, किसके सहयोग से विकसित किया गया है? तो राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र एम्स, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली तथा तकनीकी स्टार्टअप्स के सहयोग से इस परियोजना को विकसित किया गया है। अच्छा, अंटार्कटिका में भारत के कितने सारे अनुसंधान केंद्र हैं? तो वर्तमान में 3 अनुसंधान केंद्र हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, जिसमें से दक्षिण गंगोत्री अब एक्टिव नहीं है, मतलब है बट उसका भी यूज होता है, लेकिन मेनली अभी मैत्री और भारती का यूज होता है। दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1983 में की गई थी, उसके बाद मैत्री 1989 में और फिर भारती 2012 में। इन तीनों के अलावा एक और अनुसंधान केंद्र वहाँ स्थापित किए जाने के प्रोसेस में है, मैत्री 2, जिसको ये भारत का चौथा अनुसंधान केंद्र होगा और इसे जनवरी 2029 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी जनवरी 2029 तक पूरा हो जाएगा, तो अंटार्कटिका में इसको मिला के भारत के कुल 4 अनुसंधान केंद्र हो जाएंगे। अंटार्कटिका जो है वो पृथ्वी का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। नेक्स्ट टॉपिक है 39वें अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन से संबंधित। तो इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में 39वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है और अफ्रीका में अभी जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो बहुत असंतुष्ट है। वहाँ नई पीढ़ी की आबादी, युवा जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन शासन व्यवस्था में अभी भी एक सीनियर सिटीजन का कहा जाए तो दबदबा बना हुआ है। तो इस सब को लेके बहुत असंतोष फैला हुआ है वहाँ पे। 1.4 आबादी वाले अफ्रीका में विश्व का सबसे युवा जनसंख्या पाया जाता है। वहाँ 15 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लगभग 40 करोड़ से अधिक युवा हैं, लेकिन अभी भी शासन व्यवस्था में सीनियर सिटीजन कह लीजिए या मिडिल एज वाले लोगों का ही बहुत्व है, तो इसलिए वहाँ पे असंतोष फैला हुआ है। और इस बार जो शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय है वो है जल और स्वच्छता। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन और मानवीय संकटों पर भी चर्चा की जा रही है।
अब अफ्रीकी संघ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2002 में हुई थी और इसका मुख्यालय वहीं अदिस अबाबा में है, जहाँ पे ये सम्मेलन हुआ है अभी। इसके कुल सदस्यों की संख्या है 55 और अफ्रीकी संघ को स्थापित करने का उद्देश्य शांति, सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट टॉपिक केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक पहल से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्टअप्स इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ मंजूरी दे दी है। इसको मंजूरी देने का उद्देश्य क्या है? तो भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वेंचर कैपिटल को प्रोत्साहित करना और विशेषकर डीप टेक, नवाचारी विनिर्माण और प्रारंभिक विकास क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस फंड को मंजूरी दी गई है। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 है क्या? तो ये एक सरकार समर्थित पहल है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक निवेश कोष यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIF के माध्यम से स्टार्टअप्स तक दीर्घकालिक पूंजी पहुंचाना है। इस मॉडल में सरकार तीर्थ स्टार्टअप्स को धन उपलब्ध नहीं कराती है बल्कि AIFs में निवेश करती है और ये AIF जो हैं यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, ये आगे चलकर संभावनाशील स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। तो इसमें डायरेक्ट सरकार स्टार्टअप्स में निवेश नहीं करती है। ये जो नई योजना है फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, ये पुरानी वाली योजना जो है फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप, उसकी सफलता पर आधारित है और इस योजना को 2016 में शुरू किया गया था। स्टार्टअप इंडिया पहल को भी 2016 में ही शुरू किया गया था और उसको शुरू करने के बाद ही ये फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप 1.0 को शुरू किया गया था। ये जो नई योजना है 2.0, ये भारत के दीर्घकालिक विजन विकसित भारत @ 2047 के अनुरूप है। आप लोग को पता होगा कि भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक विकासशील भारत से विकसित भारत में कन्वर्ट होना। तो ये उसी लक्ष्य के अनुरूप है और नवाचार आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देकर ये योजना विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने, उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार सृजित करने, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस फंड्स ऑफ फंड को मंजूरी दी है 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से संबंधित है, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है भारत का। तो भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर में एक महत्वपूर्ण भूमिगत रेलवे परियोजना की घोषणा की है। यहाँ आप लोग पिक्चर में सिलीगुड़ी कॉरिडोर को देख सकते हैं। उसके एक साइड में नेपाल है, एक साइड में भूटान है और एक साइड में बांग्लादेश है और एकदम पतला सा जो एरो बना हुआ है, वही जो संकीर्ण सा रास्ता है, वही चिकन नेक कहलाता है, यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहलाता है। इसी खंड के द्वारा भारत अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र से जुड़ता है इसी कॉरिडोर के जरिए। तो यहीं पे भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण भूमिगत रेल परियोजना की घोषणा की है। 35.76 किलोमीटर लंबी यह नई अंडरग्राउंड रेलवे लाइन 3 माइल घाट, रंगपानी और बागडोगरा को जोड़ेगी, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों तक सुरक्षित और निर्बाध संपर्क सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो अत्यंत संवेदनशील सीमा क्षेत्र में, आप देख सकते हैं कितना संवेदनशील ये क्षेत्र है, 3 तरफ से 3 देशों से घिरा हुआ है और एकदम पतला सा रास्ता है। तो इसका उद्देश्य यही है कि अत्यंत संवेदनशील सीमा क्षेत्र में रक्षा लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना, आपदा के समय लचीलापन बढ़ाना और आधारभूत संरचना को सुनिश्चित करना। सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक के बारे में जान लेते हैं। तो ये मात्र 22 किलोमीटर चौड़ा भूमि क्षेत्र है। ये जो इतना पतला सा एरो वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये मात्र 22 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी चौड़ाई मात्र 22 किलोमीटर है और ये भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं के निकट स्थित होने के कारण यह रणनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है और यहाँ किसी प्रकार का व्यवधान अगर हुआ तो उससे परिवहन, रक्षा गतिविधियाँ और आर्थिक आपूर्ति श्रृंखला, ये सब प्रभावित हो सकती हैं।
तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण एरिया है। अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर भूमिगत रेलवे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये भूमिगत रेलवे परियोजना जो है ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार मंडल के अंतर्गत आएगी और इसका मार्ग 3 माइल घाट से शुरू होकर रंगापानी की ओर बढ़ेगा और आगे बागडोगरा तक विस्तारित होगा। कुल संरेखन जो है यानी कि कुल अंडरग्राउंड अलाइनमेंट जो है वो 35.76 किलोमीटर का होगा, जिसमें डुमडांगी रंगापानी खंड लगभग 33.4 किलोमीटर को कवर करेगा। तो सबसे ज़्यादा जो कवर करेगा वो डुमडांगी रंगापानी खंड ही कवर करेगा। और ये रेल लाइन जो है ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और उत्तर दिनाजपुर जिलों तथा बिहार के किशनगंज जिले से होकर गुजरेगी। तो बिहार का किशनगंज जिला भी इससे जुड़ेगा। और इस भूमिगत रेलवे का निर्माण उन्नत इंजीनियरिंग तकनीकों से किया जाएगा, जिससे किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो। तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर से संबंधित था। नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 से संबंधित। इसको कौन इशू करता है? तो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा इसको इशू किया जाता है और दुनिया के 199 पासपोर्टों को 227 वैश्विक गंतव्यों तक उनकी पहुंच के आधार पर रैंक दिया जाता है। ये जो रैंकिंग है ये अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी कि IATA के आधिकारिक डाटा के आधार पर दिया जाता है। और इसमें भारत का प्रदर्शन देख लेते हैं। तो भारत का प्रदर्शन 2025 में 85वें रैंक पे था भारत। उस समय 57 वीज़ा फ्री गंतव्य उपलब्ध थे भारत के लिए, यानी कि 57 देशों में भारत के नागरिक बिना वीज़ा के या बिना प्री वीज़ा के वीज़ा ऑन अराइवल प्राप्त कर सकते थे। ऐसी सुविधा के साथ सफ़र कर सकते थे, जा सकते थे। जनवरी 2026 में ये रैंक 80 हुई, गंतव्य घट के 57 से 55 हो गए। फरवरी 2026 में रैंक 75 हुई, रैंक में सुधार हुआ लेकिन गंतव्य घट के 56 हो गया। तो 2025 की तुलना में हल्का सा एक स्थान का गिरावट आया है रैंक ये गंतव्य के मामले में। 2025 में 57 देशों में बिना वीज़ा के हम लोग सफ़र कर सकते थे, जा सकते थे, लेकिन अब 56 देशों में ही ऐसा संभव है। पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे हमेशा की तरह सिंगापुर है और सिंगापुर के लोग 192 देशों में बिना वीज़ा के भ्रमण कर सकते हैं, जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे है जापान और साउथ कोरिया, इसको 187 गंतव्य पे ये सुविधा प्राप्त है, यानी कि 187 देशों में ये सुविधा प्राप्त है। और तीसरे नंबर पे है स्वीडन और UAE, इसको 186 गंतव्य पे ये सुविधा प्राप्त है। सबसे कम वीज़ा फ्री रैंक वाले पासपोर्ट कौन कौन से हैं? तो अफ़गानिस्तान, इसको मात्र 24 देशों में ये सुविधा प्राप्त है वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल का, और ये 101वें स्थान पे है। इसके बाद है सीरिया 100वें स्थान पे और इसके बाद है इराक 99वें स्थान पे। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स से मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।